जैसे लतिका घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा वहां अब कुछ भी ऐसा नहीं था जो ठीक कंडीशन में हो। लतिका टूटी छत और खंडहर हो चुकी दीवारों को देखकर मन ही मन उस जगह की इमेज अपने दिमाग में बना रहे थे। सभी जगहों को देखते हुए वो अपने आप से बोली, मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई, लेकिन इसे देखकर लगता है मानो मैंने यहाँ कई साल बिताए हों। ये सोचते हुए उस पुराने कमरे में जा पहुंची जहां पहले कभी चेतन और माही रहा करते थे। वहां कॉर्नर में टूटी सी अलमारी थी जिसके भीतर उल्टी पड़ी एक फोटो फ्रेम लतिका को नजर आई। लतिका ने उस फ्रेम के आसपास छोटी छोटी घास को हटाया और उस फ्रेम को उठाकर देखा तो उस फ्रेम में चेतन और माही की एक पुरानी फोटो से नजर आई। उस तस्वीर में माही का चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। उस तस्वीर को देखते हुए लतिका की आंखों में कुछ नमी सी आ गई। तभी कालदूत वहां आ गया। कालदूत को देखते ही लतिका तुरंत ही बोले, अंकल क्या मैं ये फोटो रख सकती हूँ? इस बात का जवाब कालदूत ने हाँ में दिया। इसके बाद लतिका घर से बाहर आते हुए बोली, अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मानेंगे? और उसने कहना शुरू किया, आपने मेरे दिमाग में चल रहे सारे थॉट्स का समाधान कर दिया। अब आप मुझे मेरी कहानी बताएं। उससे पहले मुझे ये जानना है कि इस जगह का ये हाल कैसे हुआ, मैं ये देखना चाहती हूँ। कालदूत ने लतिका की इस बात पर कुछ सोचकर जवाब दिया, ठीक है, अब तुम मेरे साथ पहली बार पास्ट को देखोगी और शायद तुम्हें ये बात पता ना हो, चेतन ने भी मेरे साथ कई बार पास्ट का सफर तय किया है, लेकिन याद रहे पास्ट में जाने के कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना होगा। ये सुनते ही लतिका ने तुरंत पूछा, जैसे क्या है वो नियम? तब कालदूत बोला, फिलहाल तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो कि किसी भी चीज को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहां तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। लतिका ने धीमे स्वर में कालदूत की बात पर हामी भर दी। इसके बाद कालदूत लतिका के पास आया और उसके हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर अपना हाथ लहराकर घुमाया तो एक सफेद चक्र उन दोनों के सिर के ऊपर आ गया। और जैसे ही कालदूत ने अपना हाथ नीचे किया तो वो चक्र उन दोनों के बीच से होकर जमीन की ओर चला गया और वो दोनों उस जगह से गायब हो गए और सीधा 21 साल पहले वाले फूलपुर में पहुंच गए, जहां चेतन और माही का वो घर सही सलामत था। रात के उस समय में पूरे गांव में पानी का जमाव था। तब कालदूत दूर खड़े काशी जी और माही की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो रही माही और तुम्हारे मामा वीर सिंह के पिताजी। दूर खड़ी लतिका अपनी मां माही को देखते हुए आश्चर्य से बोली, अंकल मैंने सिर्फ तस्वीर में अपनी मां को देखा था, लेकिन आज उन्हें सामने देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं तो अपनी मां की खूबसूरती की रत्ती भर भी नहीं हूं। पापा तो यूं ही तारीफ करते रहते हैं कि मैं मां की तरह दिखती हूं। कहते हुए लतिका थोड़ा मुस्कुराई। ये सुनते ही कालदूत भी हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल कालदूत बोला, मुझे माफ करना लतिका, लेकिन तुम्हारी मुस्कान अब ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सुनकर लतिका माथे पर चिंता की लकीरें इकट्ठा करते हुए बोले, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तब कालदूत भी थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, इतिहास दो तरीके से अपने आप को दोहराने वाला है, एक वो जो सामने है क्योंकि अब वक्त आ गया है, और दूसरी कि ठीक इसी तरह तुम्हारे पिता ने भी अपने पिता की मृत्यु को इसी तरह पास्ट में आकर देखा था। वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी दूर खड़े काशी जी माही को लेने अंदर चले गए। तब कालदूत बोला, चलो चले। इसके बाद वो दोनों घर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। अचानक ही एक जोरदार शोर हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम फटा हो, लेकिन ये आवाज बिजली के गिरने की थी जो कि सीधा वीर सिंह के घर पर गिरी। उसके बाद वही सब हुआ जो कुछ घट चुका था, काशी जी और माही का उस मलबे में दब जाना, और फिर नन्ही लतिका को माही को सौंपना, और फिर काशी जी की मौत। ये सारा दृश्य लतिका ने अपनी आंखों के सामने देखा। ये देखते हुए लतिका के आंसू निकल आए। वो माही की बेबसी को महसूस कर रही थी। ये देखकर लतिका उस तरफ जाने लगी तो कालदूत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं लतिका, अभी तुम्हें इससे भी बुरा कुछ देखना है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो क्या हम वापस चले? तब लतिका ने रुकते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं देखूंगी। लतिका ने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैलने लगी। तभी चेतन माही और काशी जी को ढूंढता हुआ वहां चला आया। उसके बाद माही ने लतिका को चेतन की गोद में सौंपते हुए दम तोड़ दिया। ये देख लतिका से रहा नहीं गया और वो भी फूट फूट कर रोने लगी। तब उसे देखकर कालदूत ने उसे दिलासा दिया, लेकिन कुछ न कह सका। थोड़ी देर में वीर सिंह भी वहां आ गया। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। माही की लाश को देख और चेतन को रोता देख वीर सिंह के कदम लड़खड़ा गए। वो माही के गालों पर हाथ रखकर बोला, चेतन, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे इन्हें छोड़कर नहीं जाना था।
कहते हुए वीर सिंह भी माथे पर हाथ रखकर रोने लगा। गोमती और गौतम भी फूट फूट कर रोए जा रहे थे। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए। गोमती ने छोटी लतिका को चेतन के हाथों से ले लिया। तब चेतन माही को जमीन पर लटाकर वीर सिंह के करीब आकर बोला, नहीं दोस्त, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं समय से पहुंचा होता तो शायद मैं अपनी माही और पापा को बचा पाता। ये सारी बात सुनकर दूर खड़ी लतिका अफसोस जाहिर करते हुए बोली, अंकल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुस्से में मैंने पापा को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे पता चला कि मुझसे भी कई ज्यादा पापा माँ को मिस करते हैं। इतने साल बिना माँ के उन्होंने कैसे गुजार दिए, इसका दर्द सिर्फ वही जानते हैं। तभी कालदूत ने चुटकी बजाते हुए कहा, लतिका, अब हमें थोड़ा समय को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ही चुटकी बजी तब शाम का समय था। चेतन लतिका को गोद में लिए घर के बाहर खड़ा था और सारे लोग उससे मिल रहे थे। तब चेतन सभी के सामने बोला, मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। मैंने यहाँ से जाने का फैसला अचानक नहीं किया। मैं इस जगह पर नहीं रह सकता क्योंकि माँ ही नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसने सहा है वो हमारी बेटी सहे। उसने मुझसे कसम ली है और मैं उसकी कसम नहीं टाल सकता। इतना कहते हुए चेतन जीप में जा बैठा। तभी वीर सिंह उसे रोकते हुए बोला, रुको चेतन, हम एक परिवार है और बच्चों की परवरिश परिवार में होती है। हम तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी साथ आएंगे। तभी चेतन हैरानी से बोला, लेकिन वीर सिंह, तुम्हारा काम, ये घर, ये पहचान, मेरा क्या है? मैं तो वैसे भी शहर से आया था, यहां मेरा अपना था ही क्या? कहते हुए उसकी जुबान फिर लड़खड़ा गई। तब वीर सिंह बोला, यहां हम थे, तुम्हारे अपने। अब तुम जहां जाओगे तुम्हारा ये परिवार तुम्हारे साथ आएगा। इतना कहते हुए वीर सिंह दूर खड़े मार्तंड जी और पारस के पास आकर बोला, वैद काका और पारस जी, आज से सुमेरपुर के साथ साथ आपको फूलपुर की जिम्मेदारी भी संभालनी होगी। हमारे लिए क्या आप ये करेंगे? तब मार्तंड जी वीर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर रोते हुए बोले, अपने दोस्त के खातिर हम सब करेंगे। जाओ बेटा तुम लोग। इसके बाद पूरा गांव चेतन और वीर सिंह के परिवार को विदा करने आया। चेतन और वीर सिंह फूलपुर को छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले आए। ये सारे दृश्य देख लतिका हैरानी के साथ बोली, कुछ लोगों के लिए सारे गांव का इतना प्यार मैंने आज तक नहीं देखा। जरूर हमारा परिवार महान ही रहा होगा। तब कालदूत बोला, बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। तब कालदूत एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद अब हमें वापस चलना चाहिए। ये सुनकर लतिका तुरंत बोली, बिल्कुल, मुझे जाकर पापा और मामा जी से माफी भी मांगनी है। इतना सुनते ही एक बार फिर कालदूत ने अपना हाथ हवा में उठाकर घुमाया तो उस सफेद चक्र ने उन्हें वर्तमान में पहुंचा दिया। जैसे वो दोनों वर्तमान में लौटे तो उन्हें गए सिर्फ कुछ ही समय बीता था। चेतन और वीर सिंह सामने बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लतिका दौड़कर चेतन के गले आ लगी। सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मैंने गुस्से में आपको क्या कुछ नहीं कह दिया। तब चेतन उसे समझाते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, बात क्या है? लेकिन वो रोती रही पर कुछ ना कह सकी। तब चेतन अपनी जगह से उठा और लतिका को गले से लगाते हुए कालदूत से बोला, क्या हुआ कालदूत, ये इस तरह से क्यों रो रही है? तब कालदूत बोला, तुम्हारी ही तरह इसने भी अपनी माँ की मौत देखी है। इतना सुनना ही था कि चेतन कालदूत पर भड़क उठा और चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना कालदूत? मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो इसलिए 21 साल मैंने ये बात छिपा कर रखी और तुमने उसे वो सब दिखा दिया। आखिर तुम कब से कम सोचने लगे? तभी लतिका चेतन की बात को काटते हुए बोले, पापा, मैंने ही इस बात की जिद की थी। अंकल ने मुझे मना किया था। मैंने देखा जो कुछ हुआ। मैं बस आपसे और मामा जी आपसे भी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप दोनों उस रात को लेकर खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने देखा कि आप दोनों की कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर चेतन और वीर सिंह की आंखें भी भर आई। तब लतिका वीर सिंह के पास आई और उन्हें गले लगाकर बोली, मामा जी, आपने जो मेरे लिए किया वो किसी भी किए से ऊपर है। मेरी परवरिश के लिए आपने अपना घर तक छोड़ दिया। वो ये कह ही रही थी कि तभी गोमती और गौतम भी वहां आ गए। तभी लतिका गोमती के गले भी जा लगी और रोते हुए बोली, मामी जी, थैंक यू। आपने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जो कुछ भी आप सबने मुझे सेव करने के लिए किया वो कोई नहीं करता। इतना सुनते ही कालदूत लतिका के करीब आया और करीब आकर बोला, लतिका, तुम्हारी जिद के कारण हमारा सफर शुरू होते होते रह गया। अब हमें भी चलना चाहिए। तब लतिका बोली, जी अंकल, बस 1 मिनट। इतना कहते हुए वो चेतन के पास आई और धीरे से बोली, पापा,
अब तो आपकी कसम भी बची रही और मुझे भी सब पता चल गया, तो क्या हम वापस गांव नहीं लौट सकते? इस बात के जवाब में चेतन थोड़ा मायूसी से बोला, हरगिज नहीं बेटा, मैं बड़ी ही मुश्किलें झेलकर तुम्हारी माँ के बगैर जीना सीखा हूँ। वापस उसकी यादों के पीछे जाना मुझसे नहीं हो सकेगा। कहते हुए दोबारा उसकी आंखें भर आई। जहां एक और चेतन और बाकी सभी कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उस सुनसान भवन में बैठा अजय राज अपने उस बड़े से थाल में देखते हुए सभी पर अपनी नजर रख रहा था। उसे सब दिखाई दे रहे थे सिवाय कालदूत के। ये देख वो हैरानी से बोला, ये सफेद रोशनी ये कहां से आ गई? हो ना हो ये कोई दिव्य पुरुष अथवा महिला है जो ना तो सुनाई दे रहा है ना दिखाई। लेकिन तुम लोगों का अब बुरा समय शुरू हो रहा है, याद रखना कोई दिव्यता तुम्हारे काम नहीं आएगी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अपने बगल से साड़ी पहनी एक कपड़े की गुड़िया को उसने उठाया और उसे देखते हुए बोला, मैं भी देखता हूं गुड़िया, तुझे कौन बचाता है मुझसे। इतना कहते हुए उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और एक सुई उठाकर सीधा उस गुड़िया की गर्दन पर सिर के पीछे चुभा दी। जैसे ही सुई चुभी, इधर लतिका की चीख निकल गई और लतिका को तरह तरह के विजुअल्स आने लगे। क्या कालदूत लतिका को अजय राज की इस चाल से बचा पाएगा? क्या सभी ये जान पाएंगे?